अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मरहला फुटबॉल वर्ल्ड कप का जारी है। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बहुत सारे लोगों को लगा अपसेट भी हुए हैं। मेरी नज़र में कुछ अपसेट नहीं हुआ है। राउंड ऑफ 32 की तमाम टीम्स बड़ी तगड़ी थी। कैपे वर्दे ने तो खैर कमाल किया ही था और कर भी रही है, पर मुझे नीदरलैंड और मोरक्को के मैच में पलड़ा तकरीबन इक्वल लग रहा था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि नीदरलैंड का पलड़ा बेहतर था, लेकिन मुझे लगता था कि मोरक्को नीदरलैंड में दोनों बराबर हैं। ब्राज़ील और जापान, गुज़िश्ता रोज़ हमने इस पर एक प्रेडिक्शन की थी। हमारे 3 साथी जो हैं उनके मुताबिक ब्राज़ील और एक के मुताबिक जापान था, और हम आज उस पर भी बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर ब्राज़ील और जापान के मैच के लिए गुज़िश्ता रोज़ मैंने कुछ लिखा भी, वो बहुत सारा उस पर बात भी बहुत ज़्यादा छिड़ गई है सोशल मीडिया पे, तो हम ज़रा उस पर भी बात ज़रूर करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कल के मैच पर, और मैं आप लोगों के सामने भी रखता हूँ। आप जब पहले हाफ में 29वें मिनट में गोल करते हैं, उसके बाद अपने गोल पोस्ट की हिफाजत पे जाके बैठ जाएं और मक्खियों की तरह मंडलाने लगें अपने गोल पोस्ट पे, तो वो आपकी जीत की ज़मानत को जब्त कर लेता है। अच्छा, दूसरा हाफ जब स्टार्ट हुआ और ऑलरेडी एक गोल खा लिया था जापान ने, बराबर हो गया था, इतने डिफेंसिव मूड में चली गई। पहला हाफ इतना तगड़ा खेलने के बाद, और पहला हाफ भी क्या, 35 मिनट बहुत तगड़े खेले, आखिरी 10 मिनट ब्राज़ील के हक में रहे, और फिर उस 10 मिनट के बाद जब ब्राज़ील वापस आई, आप अंदाज़ा करें 23 मिनट के करीब जो बॉल है वो जापान की डी में रही, और जापान उसे ब्राज़ील की डी में ले जाने से कासिर रहा। 23 मिनट गेंद ब्राज़ील के गोल के पास तक नहीं गई है। ये एक बहुत बड़ा सबक है बहुत सारी टीमों के लिए। ट्रेडिशनल पोटेंशियल एक चीज़ है फुटबॉल में, जो एक ट्रेडिशनल टीम्स हैं जिनमें अब नेमार नहीं खेल रहा था, फैबिनो उनका एक्स्ट्रा टाइम में आया, परवाह नहीं है उन्हें, क्योंकि विनी जूनियर खेल रहा था, और जैसा गोल कैसेमिरो ने किया वो कमाल था, और उनको परवाह नहीं थी, उनका हर प्लेयर ही नेमार था। उन्होंने जिस तरह से हमले किए हैं दूसरे हाफ में, मैं ऑलरेडी समझ गया था कि शायद अब ये गेम पेनल्टीज तक या एक्स्ट्रा टाइम तक या उसके बाद प्रॉब्लम तक नहीं जाएगी। ये गेम हर सूरत एंड होके रहेगी और फील्ड के अंदर ही ख़त्म होगी, क्योंकि ब्राज़ील ने 23 मिनट जापान के हाफ में रखी है बॉल, और जापान में इतनी सकत नहीं थी कि वो 23 मिनट एक बार भी गोल के पास ले जाते। ये बहुत बड़ा लॉस होता है फुटबॉल में, इसको बड़ी टीमों को समझना होगा। जापान का पोटेंशियल उन्होंने सारे का सारा इस्तेमाल कर दिया। वो ट्रेडिशनली यही करते हैं, वो शुरू में इतनी जान मारते हैं कि टीम बाद में थकी थकी दिखाई देती है। जब इंजरी टाइम आया, जापान के आधे से ज़्यादा प्लेयर या तो ज़मीन पर बैठ रहे थे या घुटने पकड़ के बैठे हुए थे और सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। अंदाज़ा हो रहा था कि उनका स्टेमिना चौक कर चुका है। फिर उसके बाद जर्मनी, कमाल हो गया, इतनी बड़ी टीम और विनर और चैम्पियन टीम जर्मनी बाहर हो गई, और बाहर हो क्या गई, ऐसे बाहर नहीं हुई, कर दी गई। किसने की, उस पर भी बात कर लेंगे। फिर नीदरलैंड मोरक्को के मैच पर भी बात करेंगे जी, और बड़े मज़ेदार मैचेस हुए हैं। ब्राज़ील ने हराया, मैं तो खैर, मेरा पहले भी कहता हूँ, मेरा बचपन का प्यार है जी ब्राज़ील के साथ, हम शुरू से, मैं तो ब्राज़ील का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब आगे ज़रा रोनाल्डो हमें बहुत ही पसंद है, लेकिन ब्राज़ील अभी भी दिल में बसती है। तो मुझे तो कल बड़ी खुशी हुई। तो बहुत सारे जापान के फ़ैन होंगे जो बड़े नाराज़ होंगे मुझसे, लेकिन बहरहाल ब्राज़ील खेली बहुत अच्छा। आए जी, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बड़ी मज़े की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उरूज नवाज़ खान ने हमें ज्वाइन किया है। उरूज स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, ख़ुद भी बड़ी शानदार स्पोर्ट्स का शो करती हैं अपना, और सोशल मीडिया पर बड़ी छाई हुई हैं। उरूज, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह से इनकी। तो वसी हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, और जापान की बहुत बड़ी फ़ैन हमारे साथ आज मौजूद हैं, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, बड़ी शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। नूरिश खान ने भी हमें ज्वाइन किया। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, वसी ने कुछ कहना। वसी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नूरिश का जो शर्ट है दैट शोज के वो ब्राज़ीलियन हो चुकी हैं रात के मैच के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ना, नहीं, बहुत अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है नूरिश माने। आप वो शर्ट पहन के आए हैं तो आई थॉट यू हैव टर्न्ड ब्राज़ीलियन। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ना ये मैच देख के मुझे वो पाक भारत जंग याद आ गई, कि एक आध दिन इंडिया ने कुछ पटाखे फोड़े, वो किया, और उनके जो सपोर्टर्स थे वो खुश होने लग गए
कि भाई इंडिया ने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर जब हमारा वक्त आया, हमारी बारी आई, तो फिर हमने किसी को भी इंडिया फिर वही जिस तरह आपने कहा कि वो अपने एक खौल में चला गया, और इसी तरह जापान के साथ भी हुआ कि एट द स्टार्ट ऑफ द मैच ब्राज़ील, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि नहीं खेल रहे थे उस तरह की जो फुटबॉल है जिस तरह वो ट्रेडिशनल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, उनका जो ट्रेडिशनल पोटेंशियल है वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन कल तो भाई जो पहला हाइड्रेशन ब्रेक था, उसके बाद हालांकि गोल उसके बाद ही हुआ, लेकिन ब्राजील ने उसके बाद एक टेम्पो पकड़ना शुरू किया, और फिर जब फर्स्ट हाफ खत्म हुआ दे वेंट इनटू द टनल 1-0 डाउन, और आप एक नॉकआउट मैच हो और फिर आपके ऊपर नजरें भी पूरी दुनिया की हों। देखें ब्राजील एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें, आपने येलो स्टॉर्म पूरी स्टेडियम में देख लिया जी, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर, मोटिवेशन होती है, लेकिन एट द सेम टाइम एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और फिर वहाँ पर नीमार नहीं थे, वहाँ पर और प्लेयर्स, पेड्रो की कल बहुत बात हो रही थी, वो नहीं थे, लेकिन आपको उन्हीं के साथ जाना पड़ता है जो वहाँ पर मौजूद हों। और विनी जूनियर का जो क्रॉस था जिस पे कैसेमेरो ने गोल किया, और कैसेमेरो भी बहुत ज़्यादा यार कैसेमेरो, देखिए मैं आपको, मुझे आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन इतने मैं चाहूंगा हम उस पर पहले बात करें। वैसे जो आपने खुद भी मेंशन, 35 मिनट जापान के पास, पूरा गेम जापान के पास था 35 मिनट, और 29वें मिनट में गोल हुआ। 35वें मिनट के बाद आपने लास्ट के जो 10 मिनट्स देखे होंगे, उसके बाद जो चढ़ के खेली है, आखिरी 90-95 मिनट तक ब्राजील ने जापान को उठने नहीं दिया। देखिए ये चीज़ होती है, मैं कल भी यही बात कर रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नूरिश, वो बात करी थी कि जापान जीतेगा एंड ऑल दैट, लेकिन ये जो टीम्स होती हैं इनमें इतना स्टेमिना नहीं होता। जिस तरह आपने कहा कि आखिरी जो 70 मिनट्स के बाद वो जापान तो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, और वो भी अगर सब्स ना आते तो शायद 3-4 और गोल्स हो जाते। तो ये डिफरेंस होता है, और जापान ने हमेशा ही ये किया है कि पूरा मैच अच्छा खेलने के बाद आफ्टर 60 मिनट्स उनके अंदर वो स्टेमिना, वो पोटेंशियल, वो शायद वो बॉग डाउन हो जाते हैं, जो भी होता है, लेकिन फिर इंजरी टाइम में गोल करवा देना, और एक इजी गोल करवा देना, जस्ट टू यू नो आप डिफेंस अपना एक्सपोज करवा के गोल करवा दें, तो ये चीज होती है जो एक बड़ी टीम। बट एक बात है यार, जो गोल हुआ है और जो गैब्रियल ने उस गोल को अंदर, उससे कमाल ये किया, उसने टाइम और मोमेंट मिस नहीं किया, सेकंड नहीं लगाया, उसने एक पांव का इस्तेमाल और फौरन दूसरे पांव। सर देखिए, कमाल, फुटबॉल इज ऑल अबाउट स्प्लिट सेकंड्स। आप अगर एक सेकंड भी मिस हो गए, अब आगे जाके हम बात करेंगे, मोरक्को को बहुत सारे चांसेस मिले। करेंगे आज पूरा मैच, आज हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन सिर्फ फुटबॉल पे ही कर दी है, टाइम ही नहीं मिलेगा हमें क्रिकेट पे बात का। इससे पहले कि मैं उरूज को मौका दूं, चूंकि वसी ने शुरुआत की, तो नूरिश, हाँ जी, आज आप वैसे ही ब्राजील को सपोर्ट करी, मैं भी वसी के साथ। नहीं, मैं मेरी शर्ट जो है वो कलरफुल है, तो काइंड ऑफ येलो का थोड़ा पार्ट नजर आ रहा है, बट ऑफ कैमरा मेरी वसी भाई से कल मेरी मैच के दौरान बात भी बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे हो रही थी, और हम लोगों ने ऑफ कैमरा भी इस पर बड़ी डिस्कशन की। आई थिंक मैं इसको यूं सम अप करना चाहूंगी कि व्हाट आई वुड से इज कि जापान इज लाइक द साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल। साउथ अफ्रीका क्रिकेट में उनका चोकर्स के टैग मशहूर है, अब जापान का जो है वो फुटबॉल में मशहूर हो गए। और कल मेरी वसी भाई से ऑफ टॉपिक इस पे बड़ी बात, ऑफ कैमरा बड़ी बात भी हो रही थी। आई थिंक जापान ने जो है ना, जिस तरीके से 2018 का सबको याद है कि किस तरीके से उन्होंने चोक किया था, इसी तरह उन्होंने इस दफा भी किया। द थिंग इज कि वो स्टार्ट बहुत हाई इंटेंसिटी पे, हाई वेलोसिटी पे करते हैं, बट उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते मोमेंटम को। और बिल्कुल आपने एनालिसिस बिल्कुल सही किया, और ये पॉइंट भी मैंने आज शो पे बात इस पे करनी थी कि तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, तकरीबन 25 मिनट्स तक डी से बाहर ही नहीं जा रही थी बॉल के। तो मतलब बात तो वो होती है ना, अटैकिंग तो आप जापान से तब एक्सपेक्ट करें जब वो डी से बाहर जाए बॉल। एक तो ये रीजन था। टाइम का जो ज़िया हुआ है ना नूरिश, मैं आपको क्लियर बताऊं, 23 मिनट एक आप हमला नहीं कर, मतलब हमले को छोड़े आप उनके बॉल गोल के पास नहीं लेकर जा पाए, मतलब कितना बड़ा टाइम लॉस है ये। बिल्कुल, तो ये आपकी सस्टेनेंस पे एज ए टीम जो है ना बड़े क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, यानी कि आपने फिर 2018 के बाद से कुछ लर्न नहीं किया। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मुझे आप सिर्फ ये बता रहे, आई गेट के जो है वो लास्ट जो मिनट्स होते हैं उसमें नर्व्स आ रहे थे, ऑल टाइम हाई, लेकिन इतने जब स्पेशली जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है स्टॉपेज टाइम के बाद, उसमें आप मतलब इतना मेजर एरर कर रहे हो कि आप ड्रिबल कर रहे हो 18 मीटर वाले स्क्वायर के पास। तो जब आप ड्रिबल करके उसको लेके जाओगे तो कोर्स अगली टीम को मौका दे रहे हो, वो भी ब्राजील जैसी टीम का जो वैसे ही मौके ढूंढती है अटैक करने के लिए। सो आपने लिटरली उनको जो है ना प्रेजेंट कर दिया, और ब्राजील ने चांसेस आपने क्रिएट किया और ब्राजील ने उसका पूरा फायदा
फायदा उठाया। आई थिंक कल एक बहुत अच्छा मैच हो सकता था और मैं लास्ट टाइम तक आई वाज होपफुल कि यार किसी तरीके से ये टाइम गुजर जाए, एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कल के बाकी के 2 मैचेस हुए जिस पर ऑफ कोर्स हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन आई थिंक वो रियली डिडंट वर्क कि मैंने कल भी आपके शो पे बहुत जो है ना बोल्डली इसको कहा था कि जापान की एक बात बहुत अच्छी है कि वो ट्रेडिशनल फुटबॉल को और ट्रेडिशनल पोटेंशियल की बिल्कुल जिस तरह आपने अभी बात की, तो वो चीज, दूसरा कि ओल्ड स्कूल और मॉडर्न फुटबॉल को कंबाइन करके खेलते, पर कल मुझे उनका बड़े ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स नजर आए। फर्स्ट हाफ वाज ऑल अबाउट जापान, लेकिन सेकंड हाफ का भी पहला पार्ट जापान ठीक था, लेकिन एंड में दे वर स्लॉपी इन द फील्ड, उनसे भागा ही नहीं जा रहा था। नहीं, कि मैं मैं अगर थोड़ा सा इससे बिल्कुल स्लाइड सा इख्तलाफ है। पहले जब सेकंड हाफ हुआ, जापान ने सिर्फ फुर्ती दिखाई थी, बॉल उनके कंट्रोल में नहीं थी, पोजेशन उनके पास नहीं रहा था, बॉल उनके पास बहुत हार्डली, जो सबसे लंबा टाइम रह रही थी वो ज्यादा से ज्यादा 18 सेकंड्स थी। वो 18 सेकंड के बाद बॉल अपने पाँव में नहीं रख पा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह एक आम टर्म में कहते हैं, ब्राजील उनको थका, और ब्राजील ये समझ गई थी, मैं यही ट्रेडिशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। ब्राजील वापस अपनी बैक टू द बेसिक गई है और ब्राजील ने वही किया है जो सारी टीमों के, वो उन्होंने थकाना शुरू कर दिया। उन्होंने नोटिस कर लिया कि ब्राजील अपने स्टेमिना से जापान अपने स्टेमिना से उखड़ रही है, और जैसे जैसे वो अपने स्टेमिना से उखड़ते गए हैं और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए गोल को लेकर, उसके बाद वो इतना हिफाजत पे चले गए, उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया ब्राज़ील ने। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने भी यही मैं बात की थी, स्लॉपी हो रही थी जापान का जो है ना फील्ड में स्पेशली, और मुझे देख के फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी कि इतना क्या ये लोग थक गए हैं एक हाफ के बाद। मतलब फुटबॉल में तो इट्स ऑल अबाउट स्टेमिना एंड ऑल ना। तो उसके बाद जिस तरीके से आपने बिल्कुल ट्रेडिशनल पोटेंशियल का यू वेरी ब्यूटीफुली समराइज्ड इट ऑल, और इतनी क्लियर जिस तरीके से आपने समराइज किया कल से लेके आज तक मैंने जितने एनालिसिस देखे, आई मस्ट से कि जितने ब्यूटीफुली आपने इसको एनालाइज किया, समराइज किया ऑन अ शो एज अ होस्ट, I don't think I've seen it anywhere else. So yeah, kudos to that, और आपको क्रेडिट पे जाता है। सो या अब बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉटेड बात आपने की। और इसी देखिए, जब आप इस तरह से स्लॉपी होते हो ना, जब आप खुद अगले को चांसेस क्रिएट करते हो, तो एक दफा आप अगर आपको याद हो कल के मैच में 2 दफा ऐसा हुआ कि ब्राजील बहुत क्लोजली जो है वो उन्होंने गोल को एस्केप किया, वरना उनके अभी तकरीबन 3 गोल हो चुके होते कल, उसके 2 के बजाय 3 गोल हो चुके होते हैं अगर जो है वो चांसेस होते वो सुजुकी, उसने बड़ा कमाल किया। इसीलिए मैं कह रहा था एक चीज जरा इसमें एडअप और करते हैं थोड़ी सी ना, कुछ कहना चाह रही थी, मेरा ख्याल है होंडा भी डालना चाह रही थी उरूज वो मैं ये कहने लगी थी कि जापान अपने डिफेंस को बैक कर रहे थे, उनके गोलकीपर ने बहुत क्लासिकल सेव्स किए हैं उस मैच में अगेंस्ट ब्राजील। साउथ अफ्रीका का भी यही इशू था, मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो टीम्स हैं व्हेन दे गो अप अगेंस्ट एक अंडरडॉग जा रही है, आई थिंक मैंने पहले भी पिछले शो में इसके बारे में बात की थी कि जब एक अंडरडॉग एक फेवरेट के खिलाफ जा रही है तो अपनी डिफेंस को बहुत कुछ ज़्यादा ही बैक कर रहे हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि ये हमारे खिलाफ गोल नहीं कर सके, डिफेंसिव अप्रोच लेकिन उसके बाद सोचते नहीं कि हम गोल कैसे करेंगे। और ये हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, और ये जापान के खिलाफ भी इस तरह हुआ अगेंस्ट द बिगर टीम कि आप यू आर मेकिंग श्योर कि आप सेव्स के बहुत अच्छे हैं, आप पोजीशन आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, लेकिन आप प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द बेटर टीम और नॉट। और जब उन्होंने पहले गोल किया था तो जब ब्राजील ने थोड़ा सा उनको वो, मैं ये नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ब्राजील को ने अंडर एस्टिमेट किया जापान को या नहीं, लेकिन जब ब्राजील ने थोड़ी अपनी वो जिस तरह ट्रेडिशनल फुटबॉल और थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की जापान को, तो उनके पास इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, हाँ, तोड़ नहीं था। बहुत अच्छी ये बात, they did not have a counter to Brazil dominating them। और फिर उसके बाद ऐसा लग भी रहा था कि they did not have a backup plan। हाइड्रेशन ब्रेक्स में क्या उनके कोच उनको क्या समझा रहे थे और क्या उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपका काउंटर क्या होगा टू ब्राजील प्रेस, लग नहीं रहा था कोई है पूरे सेकंड हाफ में, जिस तरह सब लोग कह रहे हैं कि वो उधर उनके मैं आपसे भी चाहूंगा इस पर आप भी एनालाइज करें। देखिए, जब आप पहले हाफ के 30-35 मिनट इतना डोमिनेट कर जाए तो आपको ना अपनी डोमिनेंसी जो होती है ना उसको कैपिटलाइज करना होता है। ये स्पोर्ट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मॉडर्न टर्म है। आपने पहला गोल किया, आपने कैपिटलाइज नहीं किया, यानी पहले गोल के बाद आपको करना ये था कि आप 12-13 और हमले करते, कम से कम उसकी एक्यूरेसी 88% के करीब ले जाते, 73 to 88%। उस 88% एक्यूरेसी के बीच एक आधा गोल या कॉर्नर बन जाता है, या फिर कहीं फाउल हो जाता है, आपको आउट ऑफ द डी मिल जाती है शूट, या पेनल्टी मिल जाती है। ये गेम टर्म बता रहा हूँ जो हम ट्रेडिशनल बचपन से देखते आए हैं, जिस तरह बड़ी टीमें खेला करती थी हमेशा से। अब इनके बीच आपको ना इतने हमलों के बीच एक आधा गोल लग जाता।
ब्राजील ने कल यही किया, इतने ज्यादा हमले किए कि उनके 3-4 तो बिल्कुल गोल, वो सुजुकी ने बहुत अच्छे उसको स्टॉप किया, लेकिन इतने ज्यादा हमले थे ना कि मुझे डर ये कंफर्म हो गया था कि एक बॉल तो जाएगी गोल के अंदर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये एक चीज़ है कि ये दिस इज व्हाट सेपरेट्स द ग्रेट टीम्स फ्रॉम द एवरेज टीम्स ना, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम जापान और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट अपने डिफेंस में, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर हमारा अटैक में हम एक्सिक्यूट नहीं कर सके और हमारे डिफेंडर्स जो हैं वो गोल के आसपास नहीं है, हमारे पेनल्टी एरिया के आसपास नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे कोई आए, वहाँ से इंडिविजुअल कोई ब्राजीलियन प्लेयर आए, विनी जूनियर को ले लें, तो हम ट्रस्ट करते हैं अपनी डिफेंस को कि हम अब गोल हम कर नहीं सके लेकिन उनको करने भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो रिस्क है, ये जो हाई रिस्क फुटबॉल है, हम मॉडर्न फुटबॉल के बारे में यही बात करते हैं, यही एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है कि आप कॉन्स्टेंट अटैक करें। लेकिन सो फार जो हमने देखी है, हमने टीम्स देखी हैं, वो वेरी फ्यू ऑफ देम जो फेवरेट्स हैं उन्होंने इस तरह की रिस्क ली हैं, लेकिन जो अंडरडॉग्स हैं दे आर प्लेइंग इट टू सेफ। अभी तक हमने कोई फियरलेस अप्रोच नहीं देखी फ्रॉम द अंडरडॉग्स सो फार राउंड ऑफ 32 में। अभी हम आगे बात करेंगे जर्मनी, पैराग्वे और मोरक्को और नेदरलैंड्स की, उन मैचेस की मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी हैं, तो उनमें आपको कोई फियरलेस अप्रोच नजर आया फ्रॉम द अंडरडॉग्स? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, केपे वर्दे को देखें, उन्हें डर ही नहीं है, वो खेल रहे, कह रहे ठीक है जी हम पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, हम जैसा भी किया, वो जैसे जैसे में करते करते इतनी जबरदस्त आगे आ गए कि बाकी टीमों को अब परेशानी पड़ गई। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्राजील पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं, पूरा मैं तो खैर 1 घंटे से भी ज्यादा, लेकिन बाकी भी बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं जी। अब जरा बाकी टीम्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम जरा जर्मनी और पैराग्वे के मैच की बात कर लेते हैं। क्या हुआ उरूज जर्मनी और पैराग्वे के दरमियान? जर्मनी और पैराग्वे के दरमियान जो हुआ है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इधर यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पैनल में कौन है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैराग्वे अपसेट करेंगे। मैं नहीं कर रहा था कि जर्मनी इस तरह मैं भी नहीं कर रही थी। हालांकि जर्मनी ने ये वही टीम है जो एक्वाडोर के खिलाफ जर्मनी को शिकस्त हुई थी, तो उस परफॉर्मेंस के बाद शायद सब लोगों का जो बिलीफ था इन फेवरेट्स में, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ इन द पास्ट मल्टीपल टाइम्स, लेकिन पैराग्वे के खिलाफ जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस थी, वही हम इसकी बात करते हैं जो फियरलेस अप्रोच होती है बाय द अंडरडॉग्स, वो और शूट आउट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पेनल्टी शूट आउट ऑफ द राउंड ऑफ 32 बिटवीन जर्मनी एंड पैराग्वे, जिसमें जर्मनी ने 3 गोल्स किए और पैराग्वे ने 4 किए, व्हिच वाज अ मोमेंट दैट caught everybody off guard। जर्मनी एलिमिनेट हो गए बाय द अंडरडॉग्स पैराग्वे, और जिस तरह की उन्होंने एफर्ट किए, हम हमेशा इसमें फील्डलेस की बात करेंगे, इसमें जो उनके कांस्टेंट प्रेस थी, कांस्टेंट प्रेशर और डोमिनेंस जो उन्होंने अप्लाई की अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जर्मनी, इसको देख के सब लोग अब कहते हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन द राउंड ऑफ 32। ये बात ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंटली हम बाकी भी जो चीज़ें देख रहे हैं, इस राउंड में ना वो टीम बच नहीं पाएगी जिसकी अप्रोच बहुत डिफेंसिव होगी। एक गोल किया, डिफेंस पे चले गए, देखते रहे कि नहीं अब हम और नहीं करने देंगे। मैं मतलब अभी फिर वही मिसाल देनी पड़ेगी कि 68 मिनट ले लें अगर जापान के मैच के, हम जब दूसरे हाफ की बात करते हैं, 68 मिनट से लेके तो 88 मिनट के दरमियान 10 के 10 खिलाड़ी इंक्लूडिंग कीपर तो वहीं होते हैं, जापान के सारे खिलाड़ी अपनी टीम में मौजूद थे। उन्होंने कोशिश भी नहीं की 2 खिलाड़ी भगा के आगे करें और बाकी जो 6, 7, 8 खिलाड़ी हैं वो उनको पास करके जरा प्रेशर डालें, कुछ भी नहीं किया, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की। वसी पैराग्वे वर्सेस जर्मनी। देखिए, मैं उरूज की बात से इनकी इजाज़त से इख्तिलाफ़ करूँगा। आई नेवर थॉट के जर्मनी वुड बी दैट परफॉर्मिंग वेल। आप अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, 2014 के वर्ल्ड कप में ये जीते, मारियो गोट्ज़े के वो जो गोल थे 113 मिनट में, उसने इन्हें चैम्पियन बनाया। एंड सिंस देन अगर आप 2 वर्ल्ड कप्स देखें तो ग्रुप स्टेज एग्जिट्स हैं और कोई नॉकआउट मैच उनका नहीं है। फिर उसके बाद कल वाला भी जो ये जो टूर्नामेंट है, इसमें भी अगर 48 टीम्स ना होती, जिस तरह वो एक्वाडोर से हार गए थे, दे माइट हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड। तो जर्मनी वो जर्मनी नहीं है थॉमस मुलर के जाने के बाद, मारियो गोट्ज़े के जाने के बाद, और उनके जो सुपरस्टार्स थे जो बायरन म्यूनिख के लिए भी खेलते हैं, और वो एक कोर थी उनकी टीम की, वो जब से गए हैं या एजड हो गए, क्योंकि 2018 में भी मुलर खेले, लेकिन उनके अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मुझे जर्मनी हमेशा से ही, जब से उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता है, अनलाइक स्पेन फिर भी कुछ आगे जाती है, 2010 में उन्होंने कप जीता, लेकिन उसके बाद भी वो चलें ऑन एंड ऑफ नॉकआउट मरहले तक क्वालिफाई करती है, लेकिन लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में जर्मनी नॉट बीन एबल टू मेक इट टू द नॉकआउट कप, जो होता है राउंड ऑफ 16 से शुरू होता था, ये राउंड ऑफ 32 इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब वर्ल्ड कप में हो रहा है। तो जर्मनी के आप देख लें कि जब आप पहले फिर गोल कंसीड कर देते हैं, फिर वही बात आती है कि फिर उसके बाद पैराग्वे ने काइल हैवर्ट्ज़, उन्होंने, आपको याद होगा चेल्सी जब चैम्पियंस लीग जीती थी तो उसमें भी उन्होंने
ही विनर गोल किया था। और यहाँ पर भी उन्होंने गोल किया 54th मिनट में, दे वेंट इक्वल। लेकिन उसके बाद जब 120 मिनट तक मैच गया, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पैराग्वाय की वो जो एक होता है कि सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी, वो आगे जाके हमला भी कर रहे थे जर्मनी के गोल पोस्ट के ऊपर भी। और दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द गेम बिटवीन ब्राज़ील एंड जापान और जर्मनी एंड पैराग्वाय के। उन्होंने जर्मनी को बिल्कुल आसान नहीं छोड़ा और जर्मनी के जो डिफेंडर्स थे उनको ऑन टोज रखा और उस पर हमला करते रहे। और दैट वाज द रीज़न कि वो 120वें मिनट तक गया। और जब पेनल्टीज़ में गए, फिर वही बात है कि काइल हैवर्ट्स, यू बेट ऑन हिम टू स्कोर 9 आउट ऑफ 10 एंड दैट वाज वन मिसिंग पॉइंट कि जहाँ पे हैवर्ट्स ने मिस किया। और जब आप पहली पेनल्टी शूट आउट में मिस करते हैं और आपके ओपोजिशन स्कोर कर लेती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक फ्रॉम दैट। और वही हुआ कि फिर उसमें पैराग्वाय ने 2 मिस भी की, कंसेक्यूटिवली मिस की। लेकिन उसका ये हुआ कि जो उनके गोलकीपर हैं हिल, उन्होंने गेम एक साइड पे कर दी। इन द मीन टाइम जो पूरा 120 मिनट थे वहाँ पर भी बहुत अच्छी गोलकीपिंग की, लेकिन गोलकीपर्स को इतना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता। लेकिन जब आती है पेनल्टी किक्स की बात आती है, वहाँ पर उनका हीरो बनने का चांस होता है एंड ही बिकेम अ हीरो। और पैराग्वाय के लिए इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पर जो फैंस थे, जो प्लेयर्स थे, वो कल कमेंटेटर्स कह रहे थे कि दे विल फेस स्वीडन और फ्रांस। तो आगे से दूसरे कमेंटेटर्स पैनल में जो थे उन्होंने कहा कि दे वांट केयर अबाउट दैट, दे वन दिस गेम, दे विल एंजॉय दिस एंड आगे जो भी आएगा दे विल सी ऑन दैट। यही है वैसे मैं भी यही कहता हूं, आप आज जीते, आज एंजॉय करें, कल देखी जाएगी। तो नई गेम, नया स्ट्रेटजी, नया दिन, नया मामला जी। तो जर्मनी डिसअपॉइंट करती आ रही है पिछले 2 टूर्नामेंट से। वाकई एक अच्छी टीम है, बड़ा दुख मुझे जैसे इटली का दुख है। 3 वर्ल्ड कप हो गए, इटली क्वालिफाई नहीं, मतलब वर्ल्ड एक नहीं 4 दफा की वर्ल्ड कप चैंपियन, क्वालिफाई नहीं कर रही है। अच्छा, इसके बरक्स आप देखें, जो मैं समझता हूं, हम इंग्लैंड को बड़ा कहते हैं कि जी इंग्लैंड वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड क्वालिफाई करने में पीछे नहीं रहती, ये उसकी क्वालिटी। फ्रांस अपना स्टेटस बहाल करके रखे हुए हैं, आज भी उसमें सुपरस्टार्स मौजूद हैं, गायब नहीं हुए। ब्राजील को देखें, कोई सुपरस्टार नजर नहीं आ रहा, नेमार मुसलसल इंजर्ड है, 14 मिनट की टोटल उसने पूरे वर्ल्ड कप में गेम खेली है, उसके बावजूद किसी तौर पर ब्राजील आपको गेम से बाहर नजर नहीं आ रही। ये चीज मैं जर्मनी से भी चाहता था, ये चीज मैं तुर्किया से भी चाहता था, मतलब ये वो टीमें हैं जिनका मुझे बड़ा दुख हुआ। ये चीज मैं सऊदी अरब से भी चाहता था, क्योंकि सऊदी अरब भी ट्रेडिशनल खेलते हुए आ रहे हैं, वर्ल्ड कप हर बार क्वालिफाई करती हैं। ईरान का मामला ठीक है, चले उन्हें सफर और बड़े मामलात करने, लेकिन गेम वाइज अगर देखें तो रूल बुक के मुताबिक कल आप सारों ने बताया कि ईरान को हारी है, जो वो अपनी रूल बुक से आ रही है। बाकी हाँ, दूसरे मैच में गेम जरूर डली है कि वो एक्स्ट्रा मिनट के बाद भी कुछ मिनट, ये सब अपनी जगह है। पर आप जब अच्छा खेल रहे होते, लोग कहते हैं यार आप अच्छा खेले। मैं नूरिश आपसे भी जरा जर्मनी और पैराग्वे का मैच देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा एक काइंड ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट मैंने काइंड ऑफ एक्सपेक्ट किया था, मैं बिल्कुल वसी भाई की बात को एंडोर्स करूंगी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद अपसेट हो सकता है, पैराग्वे हरा सकती है जर्मनी को। तो उसका फॉर द सिंपल रीजन कि जर्मनी जस्ट हैजंट बीन इन देयर ग्रूव दिस वर्ल्ड कप, और वो वैसी टीम नहीं। देखिए, जर्मनी के साथ जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि वो बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज लेके आते हैं मॉडर्न ऑफ कोर्स फुटबॉल से अडेप्ट करने के लिए, लेकिन उस सारे प्रोसेस में वो सिंपल जो स्ट्रेटजीज होती हैं गेम की, उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब बारी आती है कि सिंपल खेलने की, तो वहां पे वो लोग पैनिक कर जाते हैं। पैराग्वे ने कल अपने गेम को सिंपल रखा और इस सिंपल चीज को एग्जीक्यूट किया एंड दे जस्ट डिड व्हाट दे डू बेस्ट, पैराग्वे, और उसमें वो सक्सीड हुए। अब ऑफ कोर्स कल से बहुत एक जो है ना इस पे डिबेट भी छिड़ी हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, वो जो गोल डिसअलाउ किया था जर्मनी को, अगर वो जो एक्स्ट्रा टाइम में गोल डिसअलाउ किया था, अगर वो हो जाता तो शायद कल पेनल्टी तक बात जाती ना, जिस तरीके से जर्मनी खेली थी। लेकिन उसका भी देखिए अगेन रीजन है, रेफरी को जो रेफरी था आगे, उनको बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रॉब किया है जर्मनी को एंड ऑल, बट पहली बात तो ये कि ना उसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट जर्मनी के साथ है, ना जो है ना पैराग्वे के साथ है। तो रेफरी ने कल एक बहुत स्मार्ट डिसीजन दिया, और कॉन्ट्री टू व्हाट मोस्ट पीपल से, आई वुड बैक द रेफरी ऑन दैट डिसीजन, क्योंकि वो बाकी एक ऐसा गोल नहीं था जो देना चाहिए था, तो उसको डिसअलाउ कर दिया था। क्योंकि
फॉर द सिंपल रीजन, रूल बुक के तहत अगर हम देखें तो जो गोलकीपर होता है आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं लेमैन्स टर्म में आसान अल्फाजों में बताऊं, बात वो नहीं है कि धक्का दिया था या नहीं दिया था, या वो अपनी विल से गिरा था गोलकीपर या नहीं। द थिंग इज कि आपके डिफेंडर ने जो है कोशिश की, अटेम्प्ट की, इंटेंशनली जो है वो उनको ब्लॉक करने की कोशिश की, एंड यू कांट डू दैट, स्पेशली जब आप एक कॉर्नर किक कर रहे हो और हेडर के थ्रू आप जो है ना, हेडर की सपोर्ट से आप गोल करने की अटेम्प्ट करते हो। तो आप गोलकीपर को इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल अल्फाज में मैं नहीं बता सकती। जो लोग बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा था। एक और चीज मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ नूरिश, मैं चाहूंगा पहले इस पर आप तबसरा करें, फिर ये दोनों भी। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि देखिए जी, वो विनी जूनियर आया, वो यूं खेला, नेमार ने ये कर दिया, और इसी तरह मैसी ने अपनी गेम यूं कर दी तो टीम जीत गई, तो उसने ये कर दिया, इसने वो। और जब हम इन प्लेयर्स का नाम लेकर और जब हम बात करते हैं टीम के, उनका गोलकीपर बड़ा अच्छा था, उस बेचारे का नाम ही कोई नहीं लेता। अच्छा, ये बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। हालांकि इन सारे टूर्नामेंट, इस पूरे टूर्नामेंट में मैं देखूं, गोलकीपर का रोल बड़ा ज़रूरी है। मैं कॉन्गो डीआर को उस दिन इसीलिए बहुत ज़्यादा उसकी मैं फेवर में था। उनका जो फिर मैं भी उनका ही गोलकीपर कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, उनका जो गोलकीपर है उसने बड़ा कमाल किया था उस पहली गेम में पुर्तगाल के अगेंस्ट, और काफ़ी सारे हमले उसने जाने ही नहीं दिए गोल में, जिसकी वजह से पुर्तगाल का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। देखिए, उसका सिंपल रीजन है, मैंने आपकी शो पे भी इसकी फिजिक्स पे बड़ी बात की थी, क्योंकि बॉल फ्लाइट जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, वो डिफरेंट रीजन होते हैं, वो शो पे मैंने डिटेल में बात की, मैं आई वोंट रिपीट दैट, बट लेकिन उसकी वजह से ना क्या हो रहा है कि टीम मैनेजर्स अब जो गोल कीपर्स है ना, उनसे एक्सपेक्ट ये करें कि वो गोल कीपिंग से ज्यादा करें, मतलब कि वो टीम का जो काइंड ऑफ प्लेयर है ना, उनकी तरह बन के वो खेलें। उनसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो थोड़ी सी अटैकिंग भी करें, थोड़ा सा एज ए स्ट्राइकर भी एक्ट करें, एज ए डिफेंडर भी एक्ट करें, तो ऑल इन वन परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें टीम मैनेजर्स अपने गोल कीपर से, एंड इट मेक्स सेंस कंसिडरिंग एवरीथिंग जो मैंने उस दिन भी बात की थी, इस दफा भी है, फिजिक्स की आप बात करें, वो सब उसके हवाले से एक्सपेक्ट करना बिल्कुल जायज है। इसको मैं यूं समराइज करना चाहूंगी कि इस वर्ल्ड कप को अगर मैं बोलूं, देयर कुड बी ऑफ द गोलकीपर्स, बाय द गोलकीपर्स, फॉर द गोलकीपर्स, ये वाला वर्ल्ड कप, इसको मैं यूं कहना चाहूंगी। क्योंकि आप देखें जितने भी मैचेस हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो वो टीम्स हैं, इमर्जिंग टीम्स हैं, कि जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और उन्होंने अपसेट्स दी हैं इस वर्ल्ड कप में, आप देखिए उनकी स्ट्रेंथ उनकी गोलकीपिंग रही है। कल भी पेनल्टी शूटआउट्स की अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी शूटआउट्स में कल पैराग्वे को उनके गोलकीपर ने जिताया है, और गोलकीपर होने की वजह से वो जीते। और उसका अगेन यही रीजन है कि आपको एज ए गोलकीपर जो है ना एप्ट होना पड़ता है, देखना पड़ता है चीजों को, और आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्ड। जर्मनी का ये एक बहुत बड़ा लूपहोल था दैट कॉस्टेड देम द मैच यस्टरडे। बिल्कुल सही है। मैं इस पे उरूज आपका व्यू चाहूंगा गोलकीपर्स को लेके। आपने अच्छा किया, इस पे बड़ी खुद भी बहस खुद ही छेड़ी है कि गोलकीपर्स को हम लोगों ने बहुत ही अंडररेट कर रखा है, और ये वाकई ठीक कहा है कि ये वर्ल्ड कप 2026 गोलकीपर्स का वर्ल्ड कप है। जिसके पास तगड़ा गोलकीपर है वो टीम बहुत सुकून में। मुझे इससे ये जब बात करते हैं जिसके पास तगड़ा गोलकीपर है वो टीम आगे जाएगी, इससे मुझे साउथ कोरिया का एक मैच याद आता है। हाँ, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट मैक्सिको, आई एम नॉट श्योर, जो ग्रुप स्टेज में हुआ था। साउथ कोरिया भी एलिमिनेट हो गए हैं। वो मैच जो वो हारे थे अगेंस्ट मैक्सिको, वो उनको आई थिंक दे लॉस्ट, मैक्सिको ने 1 गोल स्कोर किया था और साउथ कोरिया गोल स्कोर नहीं कर सके, और उसमें उनके गोलकीपर से गलती हो गई थी, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली। तो मैं ये सोच रही थी कि जब गोलकीपर आपका अच्छा हो तो आप आगे जाएंगे, गोलकीपर अगर कोई गलती कर दे तो इट्स अ सीरियस मैटर कि यू कुड लूज द गेम। ये इस तरह नजर आ रहा है। इसमें बिहाइंड द सीन्स में ये पूछ रही थी कि एट द एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप देयर इज द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिलता होता है। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में चाहे जो टीम्स लिमिट हो गई हैं, चाहे जो टीम्स अंडरडॉग्स हैं, चाहे जो फेवरेट्स हैं, उनके गोलकीपर्स ने जो सेव्स किए हैं और जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो नूरिश कह रहे थे, जो एक्टिवली वो आते हैं और वो जो उनके सेट पीस होते हैं जिसमें स्टार्ट विद द गोलकीपर व्हेन दे हैव द बॉल, या तो उनके हाथ में होती है, या वो किक करते हैं, या वो पेनल्टी एरिया से कितने आगे डी से आगे पता नहीं कहाँ पे आके वो बॉल को मारते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इन गेटिंग द बॉल टू द अदर साइड, टू द अदर पेनल्टी एरिया। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार कौन सा, अगर मैं कोई पिक करूँ, आई कैंट थिंक, बिकॉज जिस तरह डीआर कॉन्गो के बहुत अच्छे थे, सुजुकी ने जापान के लिए जो सेव्स किए, दे वर वेरी इंप्रेसिव। पैराग्वे की जितनी तारीफ की जाए कम है उनके गोलकीपर की। साउथ अफ्रीका के भी बहुत अच्छे थे, विलियम्स। और कतर ऑल द टाइम, ऑल द वे बैक, जब पहले शुरू होते वर्ल्ड कप, तो उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया था उनके गोलकीपर ने। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे पिक करना पड़े कि हु इज इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट सो फार, ये मैं वसी से भी मैं जानना चाहती हूँ कि इन योर ओपिनियन व्हिच गोलकीपर हैज बीन द मोस्ट इंप्रेसिव सो फार। उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने 4-5 गोलकीपर्स का नाम लिया। हम तो कह रहे थे उसका गोलकीपर, इसका गोलकीपर, उसका गोलकीपर। अच्छा, देखिए जिस गोलकीपर की बात नहीं हो रही वो इंग्लैंड के पिकफोर्ड हैं। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वेल डन वसी। ही हैज बीन कीपिंग द गोल फॉर इंग्लैंड, दैट हैज़ बीन कमेंडेबल। और शायद इंग्लैंड अभी अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट है तो वो पिकफोर्ड की वजह से। और मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड गो समवेयर
टू द सेमीफाइनल स्टेज, तो शायद पिकफोर्ड टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी होंगे। अब गोलकीपर का रोल जो होता है वो, मैं अगर छोटी सी एक मिसाल दूं, आपको कोलो मुआनी की वो शूट याद होगी और मार्टिनेज का वो सेव याद होगा इन द 123rd मिनट ऑफ द फाइनल ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप। अगर वहाँ पर वो सेव ना होता तो अर्जेंटीना माइट हैव लॉस्ट दैट, माइट नहीं, श्योरली वुड हैव लॉस्ट दैट वर्ल्ड कप। तो आप जितना क्या इम्पोर्टेंट आप लेकर आए टाइम और वो मामला, वाह वाह, बड़ा सही। ये बात आपकी मैं बिल्कुल बहुत सही। और फिर उसके बाद अगर उससे पहले की आप मैचेस देख लें, अर्जेंटीना सोचे कहाँ खड़ी होती नेदरलैंड्स के खिलाफ। मार्टिनेज हैव अ टैटू ऑन दैट प्लेस, वेरी प्लेस, उनकी जो शिन है वहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड कप ट्रॉफी कि उन्होंने, और उनका ये बयान भी आया था कि मैं 3 महीने तक ये सोचता रहा था कि व्हाट इफ वो मेरी टांग को ना लगता और गोल हो जाता, एंड ही हैड दैट गूज बम्प्स फॉर 3 months आफ्टर दैट टूर्नामेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने टैटू किया। एंड यू नो, गोलकीपर्स आर द मोस्ट पिविटल पार्ट ऑफ अ टीम। आप अगर गोलकीपर आपका अच्छा नहीं है, और एग्जैक्टली वो सिर्फ तभी डिस्कस होते हैं, जिस तरह हमने हिल की बात की, पैराग्वाय के जो गोलकीपर हैं वो तभी डिस्कस होते हैं कि जब उन्होंने पेनल्टी शूटआउट्स में कुछ अच्छा कर लिया। और मार्टिनेज भी लास्ट वर्ल्ड कप में हीरो तभी बने जब उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ 2 अच्छे सेव्स किए। फिर वर्ल्ड कप के फाइनल की जो उसके बाद जो पेनल्टीज हुई उसमें बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद हम जानते हैं अब पिकफोर्ड, हैरी केन को हर कोई जाता है, बेलिंगम को हर कोई जानता है, रैशफोर्ड को हर कोई जानता है बिकॉज दे आर स्कोरिंग गोल्स, लेकिन वन हु इज स्टॉपिंग them from being 2-0 down in a game, उस पे कोई बात नहीं करता, वो उन पे भी बात करना जरूरी है। इसीलिए और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत सारे नाम ले लिए बेचारे गोलकीपर्स के, वरना हम यही कहते हैं, ओ देखिए ब्राजील का गोलकीपर, पैराग्वे का गोलकीपर, जर्मनी का गोलकीपर, और जब खेल की बात आती है तो हम कहते हैं नेमार, मेसी, रोनाल्डो। और एक और चीज है जो जर्मनी के गोलकीपर की आपने बात की, मैनुएल नोयर, उन्होंने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। वो मुझे भी उनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी बात करनी थी, क्योंकि मैं उन्हें ना जो टूर्नामेंट लीग मैचेस हैं उसमें मैं उन्हें देख चुका हूँ और उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनका भी वही हाल मुझे लगा है कि इंटरनेशनल और उसका वो शायद अडॉप्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाए प्रेशर। और वो बिल्कुल एक बड़ी स्टेज है, बहुत बड़ा कैनवस है वर्ल्ड कप, इसके अंदर एक और प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। ये वो क्लब गेम नहीं है भाई, वो ठीक है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, लेकिन ये क्लब गेम नहीं है। ब्रेक से वापस आते हैं। ओहो, बहुत मजे की डिस्कशन रही, मराकश और नीदरलैंड, वाह क्या गेम हुई, वो भी उस पर भी बात करते हैं जी। मोरक्को और नीदरलैंड, क्योंकि टाइम कम होगा, बात ज्यादा होगी, पहले वसी मोरक्को नीदरलैंड में सुबह 9 बजे तक क्या कुछ होता रहा। देखिए जब ये मैच स्टार्ट हुआ 28% मोरक्को के पास चांस था और 36% 36% नेदरलैंड्स का चांस था टू विन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद मोरक्को की जो ये जो अपब्रिंगिंग है और जो इतना वो आगे आए हैं, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम है। दे आर द अंडर-20 वर्ल्ड कप चैंपियंस, एफकॉन चैंपियंस हैं वो, और पिछले 4 साल में उन्होंने बहुत कुछ। एक वर्ड मैं सुनना चाहूँगा आपसे, आपने मुझे एक बार ये बड़ा अच्छा कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि इस बार आपने मुझे कहा था, मुझे याद है कि मोरक्को फेयरलेस गेम खेल रही है, उनको डर ही नहीं है। देखिए वो जब आपके पास नथिंग टू लूज होता है ना, तो आप इस तरह खेलते हैं, और मोरक्को हैव नथिंग टू लूज। और ये शो किया उन्होंने 72nd मिनट में गोल खाने के बाद। मुझे जो कमेंडेबल सबसे बड़ी चीज़ लगी वो ये थी कि वो बॉक डाउन नहीं हुए जब उन्होंने देखें जब 70 मिनट्स ऊपर हो जाते हैं और 72 हो जाएं और आगे 18 मिनट बच रहे हों, तो आप ऑलमोस्ट पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार अब तो गोल नहीं हो सकता शायद। लेकिन उन्होंने वो किया और इंजरी टाइम में जाके उन्होंने गोल करके बराबर किया। और फिर वहाँ पर अशरफ हकीमी, उन्हें चांसेस बहुत मिले, साइबारी, उन्हें चांसेस बहुत मिले, लेकिन ही कुडंट कन्वर्ट। उस पर बात अब वक्त की कमी है, तो चलेंगे। गोलकीपर भी, उनका गोलकीपर जी कैसा था? ही इज बीन गुड, लेकिन उसके बाद जो पेनल्टी किक्स हुई उसमें कमेंडेबल यही था कि जब वो कम बैक किया उन्होंने, पहली जो इलिनॉय से मिस हो गई, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। बीच में हकीमी, जिस पे आप बेट करते हैं कि यार वो हमेशा ही शायद जो स्पॉट किक है उसको कन्वर्ट करेंगे, उनसे मिस हो गई। लेकिन इलिनॉय से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मिस हुई भाई, दोनों। लेकिन उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जब शूट आउट में चला गया तो वहाँ पर नेदरलैंड्स बहुत ही बुरा खेली, इस वजह से मोरक्को को चांस मिला। एंड दैट्स पार्ट ऑफ गेम। आप जब इतनी मेहनत करते हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम में मैच को लेके जाते हैं और फिर पेनल्टीज पे लेके जाते हैं,
लेकिन मैच मजे का हुआ, ये मानने की बात है। इस हद तक मैच का और एक वन साइडेड नहीं था। सिर्फ एक चीज ये कहना कि मोरक्को इज एन अंडरडॉग is an understatement. They are a team to beat in this tournament, first thing. और दूसरी चीज़ ये है कि उनसे सीखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह अपने अंडर 17s अंडर 20s में इन्वेस्ट करके आप अपनी टीम बना सकते हैं। बॉडी जो है करके रख दिया, जो बॉडी है उनके, जो मिडफील्ड में भी नजर आते हैं, वो स्ट्राइक भी करते हैं और वो डिफेंड भी करते हैं। ही इज जस्ट 18 years old, if I'm not wrong, 17 or 18 years old. जूनियर से आ रहा है वो, जूनियर टीम। He is making difference at the biggest stage. तो जबरदस्त, ये सब के लिए इट्स फॉर एवरीवन टू सी कि आपके पास पैसा, आपके पास स्ट्रक्चर, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए जस्ट टू कन्वर्ट दैट इनटू वेरी वेल सेड। और जो आपने जिक्र कर दिया उनके मिडफील्डर का, जो बिल्कुल यंग है और वो जूनियर टीम से आ रहे हैं और उसने जूनियर में सबको इंप्रेस किया था इस हद तक कि कहने पर मजबूर हो गए थे अखबारात के ये बच्चा हमें छोटी खेल का नहीं बड़ी खेल का लग रहा है। तो बहुत बड़ी बात थी। यही बात जरा उरूज चाहूंगा आपसे, मोरक्को और नीदरलैंड के मैच। ये मोरक्को और नीदरलैंड के मैच और मोरक्को की जो जितने भी मैचेस हैं, जितनी भी इनकी परफॉर्मेंस है और जो उन्होंने एफर्ट किया है, इससे मैं कंपैरिजन अगर करूँ जर्मनी से, जिनकी रिच हिस्ट्री है और जो रिसेंट उनके रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा लग नहीं रहा उनका भी पैसा है, उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास भी एक्सट्रीम टैलेंट है। लाइक वो फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर इन जर्मनी, लेकिन कितना सीरियसली उसको ले रहे हैं, कितना वो उनकी आय जो है फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिगरिंग आउट कि हु इज़ टैलेंटेड एंड हु इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट अस एट द बिगेस्ट स्टेज। अगर आप उसको मोरक्को से कंपेयर करें, जो पैशन है और जो उनकी जो जेन्युइन डिज़ायर है टू इम्प्रूव एंड बी बेटर एंड अपसेट, वो नथिंग टू लूज वाला होता है। एक साइड पर फेवरेट्स जो जिस नजर आता है कि दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, हमारी लेगेसी हो क्या होगा। और एक साइड मोरक्को है, हम बनाएंगे लेगेसी, हम चाहे कुछ भी हो हम जीतेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि पीपल रिमेंबर आवर नेम, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम, इंक्लूडिंग द गोलकीपर। ये अच्छा किया, गोलकीपर बेचारे का भी नाम आ गया। नूरिश, मोरक्को वर्सेस नीदरलैंड्स। बिल्कुल एंडोर्स करना चाहूंगी, एग्जैक्टली स्पॉट ऑन बात की। मोरक्को अंडरडॉग्स नहीं है इस टूर्नामेंट में, स्टार्ट से नहीं थे। मैंने भी पहले यही बात की थी कि मोरक्को इज लाइक वन ऑफ द जब इनफैक्ट जब लास्ट शो पे बात हो रही थी तो मैंने आपके शो पे बात की थी कि मोरक्को एशिया की वो सिर्फ मोरक्को वाहिद टीम है कि जिसका डेवलप्ड जो है ना ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल का सिस्टम है और उसकी वजह से उनका कन्वर्जन भी हम देख रहे हैं। मोरक्को के साथ, इनफैक्ट मोरक्को के अलावा हर ऐसी टीम जो इस वक्त परफॉर्म कर रही है, आप देखें उनके साथ ये चीज है कि वो अपने स्टार्स पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे। अगर हम मोरक्को की बात करें, अशरफ हकीमी इज लिटरली द फेस ऑफ मोरक्कन फुटबॉल टीम, लेकिन उस पे भी वो अच्छा, वैसे जब वो पेनल्टी वाला मामला हुआ ना, मिस हो गई, एक तरफ तो मुझे लगा कि अब कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन मोरक्को ने, मैं सबसे अच्छी बात ये रही जो मुझे ना, वही मैं वसी वाली बात कोट करूंगा। वसी ने मुझे पहले भी कहा था कि फेयरलेस खेल रहे हैं, वो पेनल्टीज आएंगी, कुछ याद है वैसे तो आपने, वो डरेंगे नहीं, वो ऐसे ही खेलेंगे। और उन्होंने कल भी यही किया, बड़े प्लेयर ने एक पेनल्टी मिस कर, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं है, और वो उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। देखिए इसमें सिंपल सा रूल है अरसलान भाई, आप जितने बड़े प्लेयर होते हैं ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जाती है। ये तो खैर सिंपल सी बात है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इसलिए होती है कि जब आप स्पेशली पेनल्टी शूट आउट पर खड़े होते हैं ना, तो आपके लिए रियल चैलेंज ये नहीं होता कि आप अपनी सबसे वर्सेटाइल किक लेके आए, बल्कि रियल चैलेंज आपके पास ये होता है कि इतना सारा जो एक प्लेथोरा है आपके पास कि ये मैं इस टाइप का शॉट भी, मतलब इस टाइप की किक भी मार सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास चीजें हों, उनसे नैरो डाउन करना, जॉट डाउन करना कि इस वक्त सिचुएशन के मुताबिक, और ओपोनेंट जो गोलकीपर है उसकी थोड़ी सी काइंड ऑफ माइंड रीडिंग लिटरली बात नहीं करी, मतलब बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, सिचुएशनल अवेयरनेस, उस सिचुएशन के मुताबिक जो चीज सही हो ना उसको एग्जीक्यूट करना, ये आपका रियल आर्ट होता है। ये क्रिकेट में भी ट्रू है, ये फुटबॉल में भी ट्रू है। कल अशरफ हकीमी के साथ ये चीज पूरी हुई। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पेनल्टी शूटआउट्स की बात करूं तो अगर जर्मनी पैराग्वे के मैच को मैं इससे कंपेयर करूं नीदरलैंड्स और उसके मोरक्को के मैच को, तो जर्मनी पैराग्वे के मैच की पेनल्टी शूटआउट जो थी वो बाकी क्वालिटी वाली थी। दूसरा जो मैच था मोरक्को नीदरलैंड्स का, आई एम सॉरी बट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड बाय द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इन दैट पेनल्टी शूटआउट। मोरक्को की तरफ से अच्छा, शूटआउट में भी 3 और 2 गोल हुए बस, बाकी तो मिस हुए। 3 और 2 गोल हुए, सही कह रही हैं आप, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन फील्ड गेम बहुत अच्छी हुई है दोनों के दरमियान। ऐसा ही है, और फील्ड गेम तो अच्छी हुई है, इंजरीज भी बहुत सारी हुई हैं, और कल इंजरी स्केयर्स भी काफी सारे हुए थे। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू अरसलान भाई, कल का मैच जो स्पेशली नीदरलैंड्स मोरक्को का था ना,
थोड़ी सी लाइटर नोट पे ही बात कर रही हूँ। मैं जिस चीज की वजह से आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच, वो ब्राजीलियन रेफरी था कि जिसने पहले मैच में 3 रेड कार्ड दिए थे। ही वाज द वन हु वाज ऑफिशियलिंग द गेम यस्टरडे। ये बात अच्छा, चूंकि आज इतनी ज्यादा मजे की डिस्कशन और मैचेस हो गए थे तो वक्त का पता ही नहीं चला। हम इस पे इंशाल्लाह एक और बड़ी मजे की डिबेट रखेंगे और बड़े डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। नुरिश खान, थैंक यू सो मच। उरूज नवाज खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। वसीशा, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।